अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज का रनडाउन, और उसमें मैंने आपको बताना है कि इमरान खान और फवाद चौधरी पे फाइनली फर्द जुर्म आयद। ये क्या कहानी है, क्या तफसीलात हैं, इस पे बात करेंगे। और पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। क्या पीटीआई अब भी इलेक्शन जीत पाएगी या नहीं पाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। और ये इतना लंबा डिले क्यों हुआ, उसके बारे में भी मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताऊंगी। जो मेरी बात हुई है तो उस पर मुझे जवाब मिला, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि सनम साहिबा मोहतरमा जो हैं, वो महीने का 70 लाख रुपया कमाती हैं। और ये कह रहे हैं उनके वालिद महीने का या सालाना जो 70 लाख रुपए वो कमाती हैं। और ये उनका जो खुफिया कारोबार है, जो कारोबार वो धरनों के अंदर चलाती रही हैं, और वो कारोबार जो है वो खुलकर सामने आ गया है। उसकी कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, और इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं जो मैंने आज आपके सामने रखनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान और फवाद चौधरी के ऊपर जो फर्द जुर्म आयद हुई है उसकी क्या तफसीलात हैं। तो ये आपको बताऊं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस था बेसिकली ये, जिसमें इमरान खान और फवाद चौधरी पे फर्द जुर्म आयद हुई है। इसकी तफसीलात ये हैं कि इस के अंदर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान और जो फवाद चौधरी हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इमरान खान और साबिक वजीर यानी कि फवाद चौधरी के खिलाफ रावलपिंडी की अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत हुई, जहां पर इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान जो है वो पीटीआई और इमरान खान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, और अदालत के अंदर मुल्जमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई, जिस पर उन्होंने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार भी किया। और बाद में इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत जो है वो 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। और मैं आपको बताऊं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और दीगर के खिलाफ जेल ट्रायल की मंजूरी जो है वो फाइनली दे दी गई है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको बहाल कर दिया। क्योंकि आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि भाई इनका फैसला जो है, ये जो इनका निशान है, बल्ले का निशान है, इसके ऊपर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उसके बाद इसको चैलेंज कर लिया गया था, फिर बीच में 15 दिन का गैप आ गया था, और अब फाइनली जो फैसला है वो बहाल हुआ है। इसके ऊपर जो है बड़ा मजेदार वाकया है, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, लेकिन जरा इसकी तफसीलात ले लें। तफसीलात ये हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान हैं जी, उन्होंने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरियाती अपील पे समाअत की, और उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील जो हैं काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। और समाअत के आगाज पे जो है पीटीआई के वकील जिनका नाम काजी अनवर है, उन्होंने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है। उनकी रिट ठीक नहीं है, 26 दिसंबर को फैसला आया, इस पे अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट पे इंट्रा पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। और आपको ये बता दूं कि जस्टिस एजाज ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत केस आया। इस पे काजी अनवर ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। तो ये बड़ी लंबी एक जो है ना वो बहस होने लगी। और आपको बता दूं कि दौरान समाअत जो है इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को सुने बगैर अदालत का हुक्म इम्तना जारी करने पे एतराज उठाया था, और अदालत ने फरीकैन के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल होने के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी की अपील का जो फैसला है उसे महफूज कर लिया। और उसके चंद घंटों के बाद जो है फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी की अपील है उसको उन्होंने 22 दिसंबर का फैसला जो था वो कहकर बहाल कर दिया जी। तो ये एक फैसला हो गया है, और अब आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब बल्ले का निशान ही नहीं होगा तो क्या पता कि किस कैंडिडेट को कौन सा निशान मिल जाए और किसको कौन सा निशान मिल जाए। तो जब मल्टीपल निशान होंगे लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आपको समझ आ रहा है कि रियासत के साथ टक्कर लेने का क्या होता है। ये बिल्कुल वही मुकाफाते अमल है जिसे आज लोग कह रहे हैं ना कि गलत हो रहा है इमरान खान के साथ। ये वही सब कुछ गलत है जो इमरान खान ने खुद किया था नवाज शरीफ के साथ। उस वक्त तो बड़ा मजाक उड़ा के कहते थे कि 50 रुपए का स्टैम्प पेपर साइन करवा के और किस तरह से भेज दिया, और कहते थे कि वहीं पे मर जाएगा, वहीं पे खप जाएगा। वो सदीक जान लल्ली मुंह पे हाथ मार के कहता था कि नवाज शरीफ को जिस दिन वो पाकिस्तान आएगा उस दिन मेरा नाम बदल देना। इमरान रियाज खान कहता था मैं उस दिन मर जाऊंगा जिस दिन नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आएंगे। सब लोग वापस आ चुके हैं, सब कुछ वही चल रहा है, वही मुकाफाते अमल, वही कारमा। मगर इनमें से कोई मरा? कोई शर्म से भी नहीं मरा, कोई चुल्लू भर पानी में भी नहीं डूब के मरा। यकीन कीजिए इतने ढीठ लोग हैं, कमाल के ढीठ है। और अब हम बात कर लेते हैं सनम जावेद की।
اور صنم صاحبہ جو ہیں آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ دھرنوں کے اندر لگاتار جاتی رہیں، کوئی دھرنا مس نہیں کرتی تھیں. کسی بھی خاتون کو حق ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر سکتی ہے، دھرنوں میں بھی جا سکتی ہے، جلسے جلوسوں میں بھی جا سکتی ہیں، لیکن جانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ہماری جو صحافی حضرات ہیں، جو خواتین ہیں ہماری، وہ بھی جب دھرنوں میں جاتی ہیں تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ دھرنوں میں کیا ہوتا ہے، تو وہ جانے سے پہلے ایک پروٹیکشن کے ساتھ وہاں پر جاتی ہیں. ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے مرد و زن جو ہیں وہ جلسوں جلوسوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے. تو ایسے میں ایک خاتون جن کے بڑے بڑے بچے ہیں، 15 سال کی ان کی بیٹی ہے اور 12-13 سال کا ان کا بیٹا ہے، اور وہ شادی شدہ ہیں، ان کی ایک فیملی ہے، اس کے باوجود وہ تواتر کے ساتھ جاتی ہے اور وہ محض یہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ اس شخص کو سپورٹ کرتی ہوں، لیکن وہ انتہائی ریویلنگ قسم کے کپڑے پہنتی ہیں. رات کے 2:30 بجے بھی اگر وہاں پہ پوریاں بن رہی ہیں، پوریوں کے پیچھے جو ہے کیمپس لگے ہیں اور کیمپس کے پیچھے کچھ عجیب قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہاں پر بھی یہ خاتون پائی جاتی ہیں. یقین کریں کہ مجھے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. مجھے شرم آتی ہے اس مشرق کی عورت کے اوپر، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ مغرب کی عورت جو ہے نا، وہ مشرق کی عورت سے کئی گنا زیادہ نیک اور اچھی ہے. وہ اس لیے کہ جو مغرب کی عورت ہے نا، اس کو آپ ننگا تو دیکھتے ہیں، لیکن وہ جو کچھ کرتی ہے نا وہ آپ کے سامنے کرتی ہے. لیکن یہ جو مشرق کی عورت ہے نا، کہ اپنے اوپر مشرقیت کا لبادہ اوڑھ کے جو گندی حرکتیں کرتی ہے، یقین کرے کہ اس کے اوپر تو کوئی تبصرہ نہیں ہے. یہ جتنی آپ کو نقاب والی ملیں گی نا، یہ نقاب کی، اور میں یہ نقاب کو برا نہیں کہہ رہی، میں ان کو کہہ رہی ہوں جو نقاب کا سہارا لے کر غلط کام کرتی ہیں. تو یہ اس طرح کے ایلیگیشنز تھے ان خاتون کے اوپر، اور یقین کریں کہ میں نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی. لیکن اب ہمارے کچھ ادارے جو ہیں، وہ ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے یہی بات کہی کہ یہ وہاں پر ڈیش ڈیش کی سپلائی کرنے جاتی تھیں. یہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں باقاعدہ جو نوجوان ہمارے ہیں جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ان کو وہاں پہ سپلائی کرتی تھیں. تو میں بڑی حیران پریشان ہوئی. میں نے سوچا کہ شاید ایک خاتون کا ایک پارٹی سے تعلق ہے، اس لیے اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا، اس حد تک یہ خاتون گری نہیں ہو سکتی، میں نے یہ سوچا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں کچھ اس طرح سے سامنے آنے لگیں کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ حریم شاہ کا میں نے انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو میں جب میں نے حریم شاہ سے پوچھا تھا کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، تو انہوں نے بہت مسکرا کے کہا مارا. اور جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں، انہوں نے کہا میں تو بس پروموشنز کرتی ہوں. میں نے سوچا پروموشنز تو میں بھی کرتی ہوں، پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ مطلب اپنی ٹکٹ ہم خود لیتے ہیں، خود باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، خود اپنے فونز خریدتے ہیں. اتنے گفٹس کسی کو کیسے لاکھوں کروڑوں روپے کے مل سکتے ہیں، اتنے پیسے کیسے مل سکتے ہیں انٹل کہ آپ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہ کریں. تو وہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو ان کے والد گرامی ہیں. اب ان سے ریسنٹلی کسی نے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی الیکشن لڑے، تو آپ کی بیٹی کے پاس الیکشن کیمپین چلانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ آپ تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ کسی گلی محلے کی بڑی گندی سی گلی کے اندر کسی تاریک سے گھر کے اندر رہتے ہیں، جس کا رقبہ بھی شاید 2.5-3 مرلے ہوگا. تو آپ کیسے یہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ رن کریں گے؟ تو انہوں نے کہا بڑے فخر کے ساتھ کہ میری بیٹی تو 70 لاکھ روپے کماتی ہے. تو بیٹی کا پھر مجھے ایک کلپ نکالنا پڑا بطور ثبوت، کیونکہ ایسے تو میں نے آپ سے بات کرنی نہیں تھی. اور بیٹی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں تو کوئی نوکری نہیں کرتی، میں تو کوئی جاب نہیں کرتی. تو پھر یہ 70 لاکھ روپے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا ثبوت ذرا یہ دیکھیے. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے کیمپین کرنے کے؟ وہ آپ کو یہی بات بتا دیتا ہوں، اس کی جو اینول انکم ہے وہ مور دین 70 لاکھ ہے، اور وہ جو اس کے علاوہ لیکچر دیتی، شی از اے ڈیولپمنٹ آفیسر ان اے کمپنی. میں ہاؤس وائف ہوں، ورکنگ وومن نہیں ہوں. وہ آج جو اس کے ٹیکس ریٹرن سبمٹ کیے گئے ہیں جو 3 سال کے ہیں، اس میں اس کا جو پچھلے 3 سال میں منیمم انکم ہے وہ 7 ملین سے زیادہ ہے. میں ہاؤس وائف ہوں، ورکنگ وومن نہیں ہوں. جی تو جناب آپ لوگوں نے خود ہی اپنے کانوں سے سن لیا کہ والد صاحب فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ 70 لاکھ روپے کماتی ہے، اور بیٹی صاحبہ فرما رہی ہے میں کچھ نہیں کماتی ہوں. اور جو تیسری پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت کچھ کماتی رہی ہیں اور ان کی کمائی کا ذریعہ ہی وہ دھرنے تھے. تو اب اس سے بڑھ کے میں اس کے اوپر کیا بات کر سکتی ہوں؟ میں کیا بات کر سکتی ہوں؟ بہرحال چلتے ہیں جی لطیف کھوسہ صاحب کی طرف، جن کے اوپر جو ہے وہ برہم ہوئے اور چترول کی ان کی کس نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے. یہ پورا معاملہ ہوا کیا، خاص طور پہ جو اپنے نام کے ساتھ جو لطیف کھوسہ ہیں وہ نام لگاتے ہیں اپنا پورا سردار لطیف کھوسہ، اس کے اوپر بھی اظہار برہمی کیا چیف جسٹس نے. یہاں پہ میں تفصیلات آپ کو بتاؤں. سپریم کورٹ میں عام انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی دراصل، جس کے اوپر یہ سماعت ہوئی تھی.
समाअत का जब आगाज हुआ, लतीफ खोसा जो है वो रोस्ट्रम पर आए और आकर उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहा, बात शुरू की तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे कहा कि शुएब शाहीन कहाँ पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शुएब शाहीन आप रोस्ट्रम पर आ जाएं, ये आपकी दरखास्त थी। दरअसल दरखास्त उनकी थी। शुएब शाहीन ने कहा कि लतीफ खोसा सीनियर वकील हैं, मैं उनसे दलाइल की दरखास्त करता हूं, मैं लतीफ खोसा के साथ खड़ा हूं। जिसके ऊपर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी किया और कहा कि ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। यानी कि आप क्या वडेरे बन के और कौन से कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है, या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम चलाएं और आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। पहली छितरोल तो यहाँ पर हो गई। फिर लतीफ खोसा ने कहा कि मेरे शनाख्ती कार्ड पे सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरदार और नवाबों को छोड़ दें और अब गुलामी से निकल आएं और सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश मत करें। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी आर्ग्यूज़ किए, बल्कि उनके कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, वो भी जरा सुन लीजिए। इस ऑर्डर के बाद आपकी कंप्लेंट कहाँ है? वो हमें देखा। कंप्लेंट तो यहाँ नहीं लगी हुई, मैंने नहीं लगाई, लेकिन ऑर्डर्स लगाए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने पेश की। कमाल है, अगर आप जिस ऑर्डर की कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, वो आपने कंप्लेंट ही नहीं फाइल की। कंप्लेंट नहीं लगी हुई है। जी, आपने सुना, इमरान रियाज खान के ऊपर भी जो है उन्होंने काफ़ी क्लास ली। और इमरान रियाज खान के बारे में जब शुएब शाहीन ने बात करने की कोशिश की तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या हम इमरान रियाज के लिए रेड कारपेट बिछाएं कि वो आकर अगर बताना चाहते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हुआ या उनको किसने गायब किया। उन्होंने मिसाल दी अबसार आलम की। उन्होंने कहा अबसार आलम भी तो आए थे ना अदालत में, खुद आए थे, वो कोई वीवीआईपी नहीं थे। ठीक है, अगर वो आ सकते हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं, तो इमरान रियाज खान क्या वकला को कॉल्स करके कह रहे हैं कि अगर मुझे अदालत ने बुलाया तो मैं जाऊंगा, तो आप भी आ जाइए, अगर बताइए कि आपके साथ कौन सा जुल्म सितम हुआ है या आप खुद से गायब हो गए थे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं हामिद मीर की डैश पे। तो हामिद मीर साहब जो हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से, अगर आप उनका ट्विटर अकाउंट खोल के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बज़ाहिर तो वो बलोचों के हक में बोलते हुए नजर आएंगे, लेकिन असल बात यह है कि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अनकरीब वो भी अपना वही हाल देखेंगे जो इमरान रियाज खान का हुआ है, और इमरान रियाज खान भी बाज नहीं आ रहे। अब आपको पता है कि चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मीडिया नहीं देखता। इसके ऊपर इमरान रियाज खान सामने आए और अपना एक ट्वीट लिखा और उसमें लिखा मैं भी कार्टून नहीं देखता, और नीचे लिखा कार्टून नेटवर्क। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद हामिद मीर ने अपना हिस्सा डालते हुए कहा कि मैं भी टीवी पर सुप्रीम कोर्ट की लाइव कार्रवाई नहीं देखता, बहुत बड़े बड़े लोग छोटे नजर आते हैं। तो मैं अब आपको एक ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारूंगी हामिद मीर साहब कि जिससे पता चलेगा कि कौन बड़े बड़े लोग आपको छोटे नजर आते हैं। जरा मुलाहिजा फरमाइए, ये साकिब नासूर के साथ किस बॉडी लैंग्वेज के साथ हाथ मिला रहे हैं, जैसे झुक के अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब छोटे लोग बड़े नजर आने लगे। ये है आपकी बात का जवाब। जी तो जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इमरान खान और फवाद चौधरी के ऊपर फर्द जुर्म और बल्ले का निशान जो वापस लिया गया है, इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है। अदलिया के तमाम फैसले पीटीआई के हक में जो आना शुरू हुए हैं, जिस तरह से रिलीफ लेना ये शुरू हुए हैं, और सनम साहिबा जो हैं वो 70 लाख रुपए कमाती हैं और 70 लाख की जो कहानी मंजर आम पर आई है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और चीफ जस्टिस ने जो लतीफ खोसा की अच्छी खासी छितरौल की है, उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है। और ये भी बताइएगा कि ये छोटे लोग जो बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और इमरान रियाज खान और हामिद मीर का क्या अंजाम आपको आने वाले दिनों में नजर आता है। इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।